मेरा नाम अलका है सर। गुड इवनिंग सर। संस्कृत समरेशे समामी प्रभ सह वो नभाव सामान्य युग्म सह वो योजना समाजसे अगण्यम सुपर्यतारा नवामि में भवते। इसका हिंदी में अगर हम अनुवाद करें तो एक जगह बैठकर जलपान करें हम, एक जगह बैठकर भोजन करें हम, एक जगह मिलें जुड़ें आपस में, ऐसे चक्र की दूरी में तीलियां हो जाते। All have equal rights to articles of food and water. The yoke of shared of life is placed equally on all shoulders. All should live together in harmony, supporting one another like the spokes of chariot wheels connecting its rims and hub. मैं लक्षिका आपके लिए इस सत्र का संचालन कर रही हूँ। आज हमें डॉक्टर विजय कुमार वर्मा को अपने साथ पाकर बहुत खुशी हो रही है। डॉक्टर विजय कुमार वर्मा दिल्ली विश्वविद्यालय के दयाल सिंह कॉलेज के राजनीतिक विज्ञान विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं। डॉक्टर विजय कुमार वर्मा राजनीतिक विज्ञान में डॉक्टरेट की डिग्री और साथ में कानून में स्नातक की डिग्री प्राप्त किए हैं। उन्होंने एनसीईआरटी परियोजना और विभिन्न अन्य प्लेटफॉर्मों पर वीडियो व्याख्यान दिए हैं। उन्होंने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की प्रवेश समिति का भी नेतृत्व किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय के केंद्रीय शिकायत समिति के सदस्य रहे हैं। उन्होंने 15 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। डॉक्टर विजय कुमार वर्मा अधिकार की सुनिश्चितता शीर्षक विषय पर बोलने जा रहे हैं। सर, इस ऑनलाइन बातचीत में आपका होना प्रसन्नता की बात है। सत्र पूरा करने के बाद हमारे पास प्रश्न उत्तर सत्र के लिए लगभग 15 से 20 मिनट होंगे। इस व्याख्यान से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए प्रतिभागियों का चैट बॉक्स में अपने प्रश्न डालने के लिए स्वागत है। धन्यवाद। Okay, Kavya. Good evening. I am Kavya, moderating the session for you. Today we are delighted to have Dr. Vijay Kumar Verma with us. Dr. Vijay Verma is an associate professor at the Department of Political Science, Dayal Singh College, University of Delhi. Dr. Vijay Verma holds a doctorate degree in political science and a bachelor's degree in law. He has delivered video lectures at the NCERT project and various other platforms. He has also headed the admission committee of colleges and university and is a member of the Central Grievance Committee of Delhi University. He has also been invited as a discussion panelist on TV and YouTube programs and is a well-known educationist who has authored more than 15 books. Dr. Vijay Verma is going to speak on the topic entitled Ensuring Rights. It is a pleasure to have you, sir, in this online talk. After completing the session, we will have around 15 to 20 minutes for a question and answer session. For any queries related to this lecture, participants are welcome to put their questions in the chat box. Now I am requesting Dr. Vijay Verma to take over. Thank you so much, sir. So, very good evening to all of you, and thank you, Satyam, for calling me again. टॉपिक बहुत ही आसान सा भी है, बहुत डिफिकल्ट भी है, बहुत रिलेवेंट भी है, आज की तारीख में बहुत कंट्रोवर्शियल भी है। और पता नहीं, मेरे लिए बोलना बहुत आसान भी और बहुत डिफिकल्ट है, इन द सेंस कि मैंने जब लॉ किया तो मेरा एक पेपर ह्यूमन राइट स्पेशल पेपर था जिसका मैं यूनिवर्सिटी टॉपर था। लास्ट ईयर मैंने पीजी डिप्लोमा किया इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर इंडियन सोसाइटी फॉर इंटरनेशनल लॉ से, जिसमें 3 पेपर थे, ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एंड इंटरनेशनल रिफ्यूजी लॉ। और ये सारे के सारे कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ह्यूमन राइट्स से ही रिलेटेड है। रिफ्यूजी लॉ की भी बात करें, ह्यूमन राइट ही आता है। माइनॉरिटीज की बात करें, ह्यूमन राइट क्वेश्चंस ही आता है, राइट। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, जिसको शॉर्ट में आप बच्चे ऐसे समझ सकते हो, जो
लॉ ऑफ वॉर है। पहले भी दुनिया पूरी सुलगती रही है और आज तो बिल्कुल मेरी नज़र में आग के अंगारों पे दुनिया बैठी हुई है। चाहे लोकल लेवल पे बात की जाए या ग्लोबल लेवल पे बात की जाए, हर तरफ कॉन्फ्लिक्ट है और उसका इंटेंसिटी बहुत हाई है। चाहे वो रिलीजियस लाइन पे हो, नेशनलिटी के नाम पे हो, इंडिया है तो कास्ट के नाम पे हो सकता है, इंडिया है तो अगर मणिपुर का एग्जाम्पल लें तो इथनिसिटी एक ग्राउंड हो सकता है, नागा और कुकी का झगड़ा हो सकता है, कुकी और मैथिज का झगड़ा हो सकता है, कास्ट वार हो सकता है। It can be one caste versus another caste. It can be within caste. उसके सब ग्रुप्स में हो सकते हैं। जेंडर बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है। विमेन क्वेश्चंस हो सकते हैं, चाइल्ड राइट्स हो सकते हैं, ओल्ड एज के लोगों का ह्यूमन राइट वायलेशन हो सकता है, डेस्टिट्यूट्स जिसको आप गरीब कहते हैं, अगर उनके सवाल किए जाए, ये सारे के सारे ह्यूमन राइट से जुड़े हुए हैं। चूंकि मैंने बहुत विस्तृत रूप से इसको देखा है, पढ़ा है, एग्जाम दिया है, पढ़ाता हूँ, तो मेरे लिए टॉपिक या तो बहुत आसान लगता है या फिर कुछ बोलना बहुत डिफिकल्ट लगता है, राइट। लेकिन आई एज्यूम कि मैक्सिमम बच्चे इसमें हैं, तो मैं अपनी बात बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत आसान टर्म में समझाने की कोशिश करूंगा, रखने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। और मैं सुन रहा था कि 15-20 मिनट आप क्वेश्चन आंसर के लिए रखना चाहते हैं। हम उल्टा चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम कम बोलें, फिर आपके सवाल आए, एकदम धुआंधार सवाल, और फिर हम उसके कॉन्टेक्स्ट में शायद और अच्छा आंसर दे पाए, राइट। तो मैं बहुत मोनोलॉग सिस्टम ज़्यादा पसंद भी नहीं करता और उसकी ज़रूरत भी नहीं है। देखिए, आप पॉलिटिकल साइंस के बच्चे हैं तो फंडामेंटल राइट तो आप जानते ही होंगे, लीगल राइट जानते ही होंगे। ह्यूमन राइट और फंडामेंटल राइट में अगर मुझे एक बहुत सिंपल तरीके से डिफरेंशिएट करना हो, तो आप यूँ समझ लें कि फंडामेंटल राइट्स कोई भी स्टेट देता है और अपने सिटीजन्स को देता है। जैसे हमारे संविधान में जो भी फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं, वो इंडियन स्टेट, यानी लूज टर्म में बात करें तो भारत सरकार, हालांकि सरकार वर्ड सही नहीं है पॉलिटिकल साइंस के नज़रिए से, हम स्टेट वर्ड, उन्होंने हमें जो राइट्स दिए हैं, हमारा उनका इंटाइटलमेंट बनता है, और अगर वायलेशन होता है तो डॉक्टर अंबेडकर, अभी आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, और आप कानून के जो विभिन्न प्रक्रिया है उसके थ्रू गुजरते हुए अपनी जस्टिस की डिमांड कर सकते हैं। लेकिन जो फंडामेंटल राइट अमेरिका अपने सिटीजन्स को दे रहा, हम उसके लिए इंटाइटल्ड नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ जो है, इसको ऐसे समझिए, और अगर सिंपल टर्म में समझिए, और सिंपल टर्म और तोड़ के समझाया जाए, तो एक ये बाप और बच्चे के बीच का रिश्ता है। अलग अलग बच्चे हो, आपके पेरेंट्स आपको कई तरह के राइट्स देते हैं, कई तरह के नहीं देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सिंपल सी बात करें तो अभी मैं यूपीएससी से भी बहुत जुड़ा हुआ हूँ, मैं उनके बच्चों को मेंटर करता हूँ। आप देखेंगे बहुत साधारण घर के बच्चे हैं, बहुत सारे मिल जाएंगे, जिन्होंने ये कहा कि मेरी प्रेरणा के स्रोत मेरे माँ बाप है, जिन्होंने मुझे राइट्स दिए, हिम्मत दिया, ताकत दिया, हौसला दिया, और कहा कि पढ़ो मैं। लेकिन एट द सेम टाइम आप इंडिया में ही, मैंने ये तो अपवाद है जिन्होंने हिम्मत दिया, मैक्सिमम लोग तो सिंपल है कि भाई आप ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे, वो करेंगे। तो सिंपल है, जैसे स्टेट और सिटीजन का जो संबंध होता है, आप ऐसे समझ लीजिए कि बाप माँ और बच्चे के बीच के संबंध है, सेम चीज। लेकिन ह्यूमन राइट के साथ ऐसा नहीं है। ह्यूमन राइट का अगर हम फीचर बताएं तो आप यूँ समझ लें कि दो इसके जो यूनिवर्स, जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है,
कि ह्यूमन राइट यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब उसका देश की सीमाओं से कोई संबंध बिल्कुल नहीं। हम विदेश चले जाएं तो भी हमारे ह्यूमन राइट इंटैक्ट होते हैं। और दूसरा इनएलिनिएबल है। इनएलिनिएबल का मतलब यह है कि आपसे कोई जुदा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। आप इंसान के रूप में पैदा हुए हैं और वो राइट्स आपके साथ जुड़ जाते हैं। आपने ऑनर किलिंग का नाम सुना होगा। हाँ, आजकल बच्चे कई बार होता है कि कुछ जो भी कारण रहा हो, सही गलत, आपस में मैरिज कर लेते हैं और पेरेंट्स उसको नाक का इशू, इज्जत का, सम्मान का इशू बनाते हैं और फिर रिएक्ट करते हैं बुरी तरह और फिर उनको बुला के सजा देते हैं, कई बार जान भी मार देते हैं। अब तो ये घटना कम हो रही है। पहले 2 साल पहले तक तो हर 6 महीने पे अखबार इससे भरा पड़ा रहता था कि 2 बच्चे ने आपस में शादी कर ली। और कई बार ये होता था कि एक ही गांव के हैं, रिश्ते में पारिवारिक संबंध टाइप ही है, भाई बहन का रिश्ता है, लेकिन उन्होंने शादी कर ली। समाज ने मीटिंग की और कहा कि भाई ये जो है हमारे सम्मान को, पगड़ी को, एनीवे समाज इसको ऐसे देखता है। फिर उनको बुलाया जाता है किसी बहाने और फिर उनको उसका बाप माँ या खासकर लड़की वाला, क्योंकि कल्चर का जो ठेका है वो लड़कियों के पास है, लड़कों के पास कल्चर का ठेका ज्यादा नहीं होता है। मैं अगर इसको और गंभीरता से बात करूं तो किसी चीज का ठेका कहीं भी जो है, जो सबसे कमजोर तबका होता है उसके हाथ में होता है। हालांकि इस इशू पे आपके मन में बड़े सवाल आ रहे हैं, राइट? तो क्या इन बाप माँ को ये हक है कि ऑनर किलिंग के नाम पे वो मार दे? संविधान तो बिल्कुल नहीं कहता। वो बिल्कुल आपकी ह्यूमन राइट जो है, आपने लॉ पढ़ा होगा, हाउस पढ़ा होगा, लॉ के ह्यूमन राइट्स के बारे में पढ़ा होगा। पॉलिटिकल साइंस के आप बच्चे हैं तो ये सब मैं कोट कर सकता हूँ, जहाँ पे लॉ के कहता है कि हम 3 चीजें जो हैं किसी भी तरीके से, किसी भी कारण से स्टेट को हम सौंप ही नहीं सकते हैं। राइट टू लाइफ, जिस पे बात हो रही है, राइट, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। हालांकि प्रॉपर्टी पे कंट्रोवर्सी रही, बाद में आपने देखा कि इंडियन गवर्नमेंट ने ही राइट टू प्रॉपर्टी को वापस ले लिया और फिर उसको लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया और आज की तारीख में वो फंडामेंटल राइट नहीं। बड़े सवाल है, लेकिन मैं एक केस बताना चाहता हूँ जिससे आपको चीजें आसान हो जाएंगी। हम लोग लॉ में पढ़े थे, मैंने DU से ही लॉ किया है, मेरी सारी डिग्रियां वहीं से है। एक केस है जिसका नाम है चंद्रिमा दास वर्सेस रेलवे बोर्ड, इंडियन रेलवे बोर्ड। ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट। चंद्रिमा दास एक वकील है, राइट? ये घटना कलकत्ता का जो हावड़ा रेलवे स्टेशन है वहां से संबंधित है। एक लेडी है जिसका नाम फातिमा है, कुछ भी आप रख लीजिए, वो इशू नहीं है ना। वो डेस्टिट्यूट है। डेस्टिट्यूट मतलब गरीब सी औरत है जिसका कोई ठिकाना नहीं है, कुछ नहीं है, कोई अपना नहीं है। वो रेलवे स्टेशन पे ही पड़ी रहती है, सोती है, खाती है, कोई भीख मांग टाइप है। रेलवे के 3 कर्मचारियों के ऊपर आरोप है कि उन्होंने उस लेडी का रेप किया, राइट? चंद्रिमा दास एक वकील है, उसको जब ये मालूम होता है तो वो कोर्ट में केस लड़ती है उस लेडी के बिहाफ में, राइट, कि भाई इसके ह्यूमन राइट वायलेट होते हैं, और उसने क्रिमिनल और सिविल दोनों केस किया, राइट। रेलवे बोर्ड जो है, और ये तीनों इम्प्लाई हैं जो रेलवे स्टेशन पे जो रेप करते हैं उस लेडी का, वो तीनों इम्प्लाई हैं, रेलवे के लोअर ग्रेड इम्प्लाई हैं। रेलवे बड़ी आसानी से पल्ला झाड़ लेता है और 2 लॉजिक रेलवे देता है। पहला ये कहता है कि ये जो महिला है ये बांग्लादेशी रिफ्यूजी है और इलीगल है, इलीगल इमिग्रेंट है, इसके पास कोई पासपोर्ट और वीसा कुछ भी नहीं है, नंबर 1। और दूसरा कि जी रेलवे के एम्प्लॉय ने जो किया है वो हमसे पूछ कर नहीं किया है, तो हमारी लायबिलिटी नहीं बनती है, उनकी लायबिलिटी बनती है। अब लॉ अगर आप थोड़ा सा जाने तो इसको थोड़ा सा मैं तोड़ के समझाना चाहूँगा। कोर्ट उनसे काउंटर सवाल ये करता है कि इवन इफ, ठीक है, मान लिया कि वो
उसके पास कोई वैलिड पासपोर्ट वीसा नहीं है, हाँ, वो जो तरीके से इंडिया में आई है या जो भी है वो इलीगल है, गैर कानूनी रूप से वो रह रही है, राइट। ये पूछा जाता है कि क्या अगर वो इलीगल भी है तो क्या किसी को इंटाइटलमेंट है कि उसका रेप कर दे? क्या उसके ह्यूमन राइट इंटैक्ट नहीं है? और कोर्ट यहीं पे ह्यूमन राइट की बात करता है, जिसको हम आगे हम इस पे बात करेंगे। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट उस पे आता है और कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो पहली चीज इस चंद्रिमा दास वर्सेस रेलवे बोर्ड से जो बात निकल के आती है वो ये है कि ह्यूमन राइट किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो कोई भी हो, महिला हो, पुरुष हो, किसी देश का हो, लीगल हो इलीगल हो, वो इंटैक्ट है। स्टेट को सजा देने का बिल्कुल अधिकार है, लेकिन वो कानूनन तौर पे जो वैलिड है उसी के आधार पे वो सजा आप दे सकते हैं, बाकी सजा नहीं दे सकते। ये क्लियर हो गया पहला पॉइंट। ह्यूमन राइट ठीक है। जैसे अभी आप देखे होंगे कि ट्रम्प साहब आए, ट्रम्प 2 का जो फेज आया तो सबसे पहला उन्होंने काम किया कि जितने भारतीय थे इलीगल टाइप वहां रह रहे थे उसको उन्होंने देश से बाहर कर दिया, राइट, है ना। तो ठीक है, आप कर सकते हो, कानूनी प्रावधान के अंदर आप उनको, उन्होंने अरेस्ट किया। हालांकि इसमें भी बड़ी मुद्दे उठे कि क्या उनको हैंड कफिंग यानी हथकड़ी लगाकर और हाथ बांधकर और पैरों में, अगर मुझसे आप पूछिए तो ये गलत था, राइट। इंडिया गवर्नमेंट ने रिएक्ट किया नहीं किया वो जाने, लेकिन अगर मुझसे आप पूछिए एज ए स्टेट ऑफ ह्यूमन राइट या लॉ तो गलत था, उसकी जरूरत नहीं थी। एक बार आपने डिपोर्ट कर दिया, आइडेंटिफाई किया, उनको जहाज में बैठा दिया, तो फिर ऐसा थोड़ी था कि जहाज से कहीं उड़ के कहीं भाग जाते और कोई मेट्रो का स्टेशन आता और गायब हो जाते। हैंड कफिंग की जरूरत नहीं थी। दूसरा, अगर और इंटेंसली जाए तो सिविलियन प्लेन में उनको भेजना था, राइट। डिफेंस फोर्सेस के प्लेन जो है वो सिंबॉलिकली अलग मीनिंग रखते हैं। एनीवे, तो जो पहली बात समझ में आई है चंद्रिमा दास केस में वो ये है कि भाई आप जो है, राइट, है ना, आप उनको उनके ह्यूमन राइट नहीं छीन सकते, ठीक। और आप लोग पॉलिटिकल साइंस के ही, हमको लगता है अभी बच्चा टाइप विद्यार्थी है मैक्सिमम, तो एक चीज बताओ, राइट टू लाइफ जो है, अगर आप लॉ पढ़ेंगे तो राइट टू लाइफ सिर्फ राइट टू लाइफ नहीं है, राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी है। और डिग्निटी एक मजाक शब्द नहीं है, मजाक नहीं है। डिग्निटी बहुत बड़ा शब्द है, राइट, बहुत बड़ा शब्द है। मतलब इतना है, इसलिए आप देखिएगा कि कई इशू चलते हैं। मैरिटल रेप पे सवाल उठकर खड़े हुए हैं, कैन यू टच इवन योर वाइफ विदाउट हर परमिशन? आंसर यस में भी देना डिफिकल्ट है और नो में देना तो और डिफिकल्ट। इज इट क्लियर? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ये सारे सवाल है। मुझे याद है कि जब मी टू वाला मूवमेंट चला था तो प्रियंका, एक किसी ने, लेडी ने कहा था, फिल्मी हीरोइन ने, nobody had the right to touch me without my permission, even if I walk naked on the street. खैर मैं उस एक्सट्रीम को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बट स्टिल डिग्निटी इज डिग्निटी। लेकिन इंडिया तो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री का तो अपना ही रोना गाना है, अपनी कहानियां है। यहाँ तो डेली मर्डर हो रहा है, हाँ, कि दलित मूछ क्यों रखता है, तो मूछ टेढ़ा क्यों रखता है, तो मूछ नुकीला क्यों रखता है, तो घोड़ी पे क्यों बैठता है। तो इस गली से, अरे भाई गली एक कॉमन पाथवे है, हाँ, बात समझिए इसको। लेकिन सोसाइटी यहाँ अलग तरीके से बिहेव करती है और स्टेट अलग तरीके से बिहेव करती है। आप वीडियो देखते होंगे व्हाट्सएप, तो आजकल सारे लोग देखते हैं, हम भी देखते हैं। आपने अभी एक बच्चा था वो राजस्थान या मध्य प्रदेश का, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, वो आईपीएस हो गया है, इंडियन पुलिस सर्विस में हो गया है, वो घोड़ी पे बैठ के बारात ले जाना चाह रहा है। वो जिस रास्ते से जाना चाह रहा है वहाँ कुछ दबंग जातियों का घर है, उन्होंने मना कर दिया, बोला नहीं जाने देंगे, वो भी आईपीएस चाह रहा। और इस देश में तो एक बड़ा ओपन कॉन्फ्लिक्ट है,
एक मनु का संविधान है और एक इंडिपेंडेंट इंडिया का जो अम्बेडकर जी का संविधान है, उसके बीच तो डेली आपको कॉन्फ्लिक्ट दिखेगा। फिर उस बच्चे ने जो है वो जो आईपीएस था उसने डीएम का सपोर्ट लिया, डीएम को कंप्लेन किया। अब डीएम जो है वो चाहे किसी जाति का हो, आप जब मैं यूपीएससी से बहुत जुड़ा हुआ हूँ, जब डीएम आप बनते हैं तो आप संविधान की शपथ लेते हैं, मनु के संविधान की शपथ नहीं लेते हैं। वो आपको सूट कर रहा है इसलिए आप उसको अपने माथे पे लेके घूमे, वो आपकी समस्या है। तो डीएम ने उनको बुला लिया, भाई जो लोग अपोज कर रहे थे, कहा कि देखिए आप मान जाइए और नहीं मानिएगा तो हम तो कानूनन मजबूर हैं कि आपको हम फिर रिटेन करेंगे। हालांकि मैक्सिमम लोग मान गए, फिर भी डीएम को शक था कि कुछ लोग उपद्रवी गड़बड़ कर सकते हैं। उन्होंने पुलिस फोर्स को ही दूल्हा का बाराती बना के सिविल ड्रेस में विथ रिवॉल्वर सब भेज दिया। आदेश ये था कि गड़बड़ करे तो पकड़ लेना और बाकी हम देख लेंगे। अभी एक वीडियो आया है जिसमें कोई दलित है जो कई बारात लेके जा रहा है, तो वहाँ मंदिर में उसको घुसने नहीं दिया जाता है और फिर वो जाके कहीं मकबरे पे या क्या वहाँ जाके वो क्या मस्जिद में अपना आशीर्वाद देता। तो ये सब अजीब अजीब स्थितियाँ। सत्य मुझे जानता है और उसको मालूम है कि मैं पॉलिटिकल साइंस में एक सब पे बड़ा फोकस करता हुआ पावर रिलेशन। मेरा मानना है कि दुनिया की जितनी बाहियात और सही चीजें हैं, दोनों चीजें, वो इर्द गिर्द पावर के ही घूमती है कि मैं बड़ा हूं और तुम छोटा हो, बस कहानी इतनी सी बात। चाहे वो ईगो के रूप में ले ले, आइडेंटिटी के रूप में ले ले, या एजर्सन के रूप में ले ले, या हेजेमोनी के रूप में ले ले, चाहे वो मियाँ बीवी का झगड़ा हो। दोनों 20 साल इनिशियल इसे में निकाल देता है कि हम तुमसे ज्यादा बड़े घर के हैं, हमारे पापा ये हैं, तुम्हारा बाप गरीब है। सेम चीज, ईगो वही जाति के नाम पे है, वही मूछ के नाम पे है, वही आइडेंटिटी के नाम पे है। राइट, इस पे कभी बात करेंगे तो और लंबी चौड़ी बात मैं कर सकता हूँ। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन भी कोई चीज है। अभी सत्यम ने ये शेयर किया स्क्रीन पे, ये सब हम लोग पढ़ाते ही हैं। मैं ये पेपर पढ़ाता हूँ, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो है एक पेपर ही है, ह्यूमन राइट इन कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव और ह्यूमन राइट्स, योर लॉज योर राइट, ये सब पेपर मैं पढ़ाता रहा हूँ। राइट, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, 1948 का डॉक्यूमेंट है, 24 अक्टूबर का, और वो पूरे विश्व का संविधान है। हालांकि मैंडेटरी नहीं है, बाइंडिंग नहीं है किसी देश पे। राइट, आप इंटरनल एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो एक जैसे इंडिया का प्रियम्बल है, भारत का संविधान है, उसी तरह आप ये समझ लीजिए कि वो विश्व का जो है एक रूट मैप है, एक गूगल मैप है कि आदमी का समाज कैसा होना चाहिए, क्यों और कितना क्या होना चाहिए। ट्रांसजेंडर के सवाल आते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है, हमारे आपके लिए नहीं हो सकता है, हम लोग मानते हो हंसते हो कि ट्रांसजेंडर है, वैसे कुदरत ने बनाया है। तो इसलिए आप देखिएगा, अगर आप बच्चे लोग आप कोई फॉर्म भरते हैं तो उसमें कॉलम जो जेंडर सेक्स वाला जो कॉलम होता है उसमें 3 कॉलम है आज की तारीख में, मेल, फीमेल और अदर्स। हमारे समय में नहीं था। बड़े बड़े सवाल है। अगर हम आपको अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट दिखाएं तो उसमें सिर्फ मेरा नाम है और मेरे पापा का नाम है, सन ऑफ श्री बेदू प्रसाद नाम है, मदर गायब है। लेकिन अगर आप अपना सर्टिफिकेट देखिएगा तो उसमें आपके नाम के बाद पहला मम्मी का नाम है और फिर पापा का नाम है। मम्मी के कंट्रीब्यूशन पे एक्नॉलेज किया गया है, लड़ाई लड़ी गई है, ऐसी नहीं है। राइट, तो ये बड़े सवाल हैं। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 30 प्रियम्बल है, एक एक प्रियम्बल हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। कोई सवाल होगा तो हम उसको टेक ओवर करेंगे। आपको पता है कि जो सेम सेक्स मैरिजेज वाली जो बात है, तो जो LB है ना वाला जो मामला है, लेस्बियन और गे रिलेशनशिप को लेके, बड़े अहम सवाल है आज की तारीख में। ठीक है, हमारा सोसाइटी तैयार नहीं है तो हम उसको दाएं बाएं कर देते हैं। आपको मालूम है कि वो कोर्ट में केस गया और आपको शायद आज की तारीख में मालूम हो कि होमोसेक्सुअलिटी जो है डीक्रिमिनलाइज्ड है।
राइट। प्राइवेट स्फेयर में कोई भी मतलब ठीक है, सोसाइटी इनकरेज नहीं करती है, क्योंकि सवाल पॉलिटिकल साइंस के नजरिए से ये है कि क्या स्टेट किसी को डिक्टेट कर सकता है कि आप इसी से शादी करेंगे? भाई इन जनरल अगर आप कहते हैं कि सर मेरी शादी है, तो हम एज्यूम करते हैं, ठीक है, अगर आप लड़के हैं तो हम एज्यूम करेंगे कि आपकी शादी लड़की से हो रही है, और लड़की है तो आप एज्यूम करूंगा कि आपकी शादी किसी लड़के से हो रही है। ये सोसाइटी ने नॉर्म्स बनाया, लेकिन एक सवाल ये है कि क्या कोई स्टेट, इसलिए आपको शायद मालूम हो कि 29 कंट्रीज में ये क्रिमिनल एक्ट नहीं है, राइट। तो बड़े सवाल हैं, और ह्यूमन राइट बहुत लंबा चौड़ा एरिया है। थर्ड वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से तो मैं देखता हूँ तो मुझे हंसी आती है, मुझे लगता है कि हम बहुत पीछे हैं। चाहे जिस आधार पे आपने चीजों को शेप दिया हो, चाहे वो कल्चर के नाम पे हो, ट्रेडिशन के नाम पे हो, रिलीजियस टेक्स्ट के नाम पे हो, है ना, ये सारी बातें हैं। ह्यूमन राइट को इंश्योर करने के लिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बना हुआ है, दिल्ली में ही है, INA के पास। अभी पिछले साल ही मैंने वहां से करीब 1.5 लाख का स्पॉन्सर लिया था, और 2 दिन का ह्यूमन राइट के ऊपर ये जो सारी टॉपिक जो आप पूछेंगे या उस पर हमने एक नेशनल सेमिनार 2 दिन का किया था, मैंने ही उसको लीड किया था। ह्यूमन राइट को इंश्योर करता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जो है चाहता है कि ह्यूमन राइट प्रमोट हो। तो आप बच्चों को मैं बता दूं, और जो अगर टीचर भी जुड़े हुए हैं, कि वो ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी उनका है, मतलब और पूरे इंडिया से वो पूरा शेड्यूल्ड है। आप जब भी मतलब मैं गया तो पता लगा कि कभी असम के कॉलेज के बच्चे आए हुए हैं, और उनके 6-7 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, रहना खाना सब ह्यूमन राइट करता है। कोशिश है कि अवेयरनेस फैलाई जाए और लोगों में अवेयरनेस आए। मल्टी कल्चरल सोसाइटी में एक और समस्या है। दिक्कत दुनिया का ये है कि हर सोसाइटी ऑलमोस्ट मल्टी कल्चरल है, मल्टीलिंगुअल है, लेकिन दूसरी समस्या ये भी है कि हर किसी को ये गुमान है कि वो बड़ा है, वो श्रेष्ठ है, और सारा जो पावर और प्रिविलेज है उसकी कदमों में हो, चाहे उसके लिए बाकी को आपको उसको लात मार के बाहर करो। अगर मैं ह्यूमन राइट की नजरिए से बात करूं, रिफ्यूजी लॉ की बात करूं, रिफ्यूजी समस्या की बात करूं, तो जो पिक्चर है बहुत भयानक, राइट। और अगर मैं इसको LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन से जोड़ूं, तो अभी भी हालत बहुत खराब है, और आने वाले दिनों में मेरी नज़र में चीज़ें बहुत खराब होगी, क्योंकि इसका जो पूरा मैकेनिज्म है, जो प्रोसेस है, जो इसेंस है, वो सिर्फ ये है कि मजबूत कोई और बहुत मजबूत बना देता है, और कमजोर के लिए स्पेस है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। इतना ही स्पेस है कि आप मंदिर मस्जिद के आगे जो है दामन फैला लें, और कोई आपकी झोली में जो है कुछ रुपया या खाने का चीज डाल, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, मेरी नज़र में कुछ भी नहीं है। और LPG और साइंस और टेक्नोलॉजी ने जो आपको सौंपा है, उसमें एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि आपके अरमान अब ग्लोबल हो गए हैं। तो जो चाहते हैं, अरमान है, हर व्यक्ति चाहता है कि पूरी दुनिया की खुशियां उसकी मुट्ठी में, उसके कदमों पे हो। और सच पूछे तो LPG अलाउ ही नहीं करता। मेरा मानना है कि जो आज की तारीख में जो LPG का नेचर है, उसमें इंडिया भी उसका एक हिस्सा है। ये सिर्फ 5-10% लोगों को बहुत जन्नत सौंप सकता है इसी धरती पे, बाकी के लिए इसने नरक ही पैदा करने हैं, ये मेरा मानना है। हाँ, मत्स्य न्याय वाली बात है, मेरा सिंपल मानना है। रही बात मिडिल क्लास का, जिसमें हम लोग आते हैं, तो मिडिल क्लास के बारे में मेरा एक बहुत पुराना कोटेशन है कि वी वर्क लाइक डंकी एंड थिंक लाइक किंग। हम गधों की तरह मेहनत करते हैं और राजाओं की तरह सपने देखते हैं, राइट। एक लड़की सपना देखती है कि उसकी शादी अच्छे घर में हो जाए, और फिर जो है फिल्मी हीरोइन की तरह उसकी खुशियां चारों तरफ बिखरी रहे।
एक बाप, साधारण सा बाप ये सपना देखता है कि उसका बाल बच्चा बहुत अच्छा कर जाए, इस तरह से। और लड़के भी आज को कम होशियार नहीं है, वो भी सपना यही देखते हैं कि किसी बड़े घर की इकलौती बेटी से झूठ सच बोलकर शादी हो जाए और फिर ठग ले और फिर हम जिंदगी आराम से। तो ये पूरा ठगी का जो पैटर्न है, जस्टिफिकेशन है, सिस्टम है, वो आपको चारों तरफ दिखेगा। समाज में मैं बहुत उठता बैठता हूँ और मजेदार चीज है, जब भी किसी की बात सुनता हूँ तो मुझे जो हास्यास्पद लगता है वो ये है कि हर कोई दूसरे को ये ज्ञान दे रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए। जैसे फंडामेंटल राइट सबको मालूम है, ड्यूटीज नहीं पता है, तो उसी तरह समाज ऐसे तो नहीं चलता। और इसीलिए हर कोई जो है ना, ठीक सत्यम लिखा है कि लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट रूलिंग दैट एक्सपायर, यस, ऐसे ही बहुत लंबा चौड़ा स्कोप है भाई। सुप्रीम कोर्ट के ये की जरूरत नहीं है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट ये अपने आप में एक सुप्रीम डॉक्यूमेंट। हाँ, कोर्ट ने अलग अलग फैसले के थ्रू जो है इसको और एक्सटेंड किया है, लेकिन एक्सटेंशन से क्या होगा जब चारों तरफ गरीबी हो, 20% आदमी छोड़ के सब मर रहा हो। इस रूलिंग का मेरी नज़र में कोई अहमियत तो मुझे खास दिखता नहीं है। हम टीचर हैं, किताबी भाषा भी जानते हैं, बोलना भी जानते हैं, बच्चों को बरगलाने की कला भी अब मुझे आती है और हम सबको आती है। लेकिन सवाल यह है कि सच्चाई से कब तक और कितना मुंह आप मोड़ लेंगे। तो मुझे तो ये सारा मिला जुला कर जो मामला है वो बहुत ही थ्योरेटिकली जी इसका प्रीमाइस खूब बढ़ गया है, लेकिन अगर आप इसको रियल टर्म में देखिएगा तो ये बहुत सिकुड़ता भी जा रहा है। एक तरफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है और दूसरी तरफ आप मतलब समाज में इतना नफरत एक दूसरे से, मतलब मैं सोच नहीं सकता। मुझे नहीं मालूम कि आप इसको कैसे देखते हैं, लेकिन मैं जब कास्ट सिस्टम में ये देखता हूँ कि किसी के गले में आपने हाड़ी टंगवाई है, झाड़ू पीछे लगवाया है, उसकी छाया तक से आपको नफरत है, तो भाई मुझे समझ में नहीं आता कि वो कौन सा ह्यूमन समाज था जिस पे आपको बहुत गर्व है। मुझे तो ऐसा कुछ दिखता नहीं। मैं किसी को टारगेट करके नहीं बोलना चाहता, लेकिन ये आपको अभी फुल एक मूवी आई है जिसमें बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है, जबकि उसमें जो सच दिखा, मैंने मूवी देखी नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत मिथिकल चीजें पे आधारित है। कोई पढ़ाना चाह रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? लेकिन आपको मालूम है कि सावित्रीबाई फुले के साथ लोगों ने क्या किया है? मुंह पे गोबर फेंकना, कीचड़ फेंकना, नफरत फैलाना। हालांकि एज ए टीचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं। अगर आप किसी को पढ़ने नहीं देते हैं तो आप अगर मुझसे पूछे कि सर ये गलत है या सही है, तो मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में ये कह दूंगा कि मेरी नजर में कुछ भी गलत और कुछ भी सही नहीं है। मैं अगर इस नजरिए से, इसको पावर के नजरिए से देखूं, तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने दूसरे को पढ़ने नहीं दिया वो बहुत ही सिर्फ शातिर नहीं थे, वो बहुत विजनरी थे। उनको ये मालूम था कि अगर दूसरा पढ़ गया तो हमारा हिसाब किताब खत्म हो जाएगा। तो अगर मैं पावर के टर्म में देखूं तो मुझे वो सही नजर आता है, गलत भी नजर नहीं आता। भाई क्यों पढ़ने देता? आपको पढ़ने का शौक नहीं है, ऊपर से वो पढ़ने देना नहीं चाहते। उनको पता है कि अगर पढ़ाई कलम आपने किताब पकड़ ली तो चीजें बदल जाएगी, तो आपको हर तरह से वो रोक रहे थे। इतना ही तो कर रहे थे और क्या कर रहे थे? अरे भाई मनु ने इतना ही बहुत चीज कहा, उसमें यही कहा ना कि पढ़ा अगर कोई स्त्री या दलित या शूद्र वर्ड है जिसमें ओबीसी भी सारे लोग आते हैं, अगर कोई कलम मैंने कुछ ज्ञान की बात सुन ले तो उसके कान में सीधा पिघला दो। तो मैं तो इस रूप में देखूंगा कि मनु बहुत बड़ा विद्वान था, बहुत ज्ञानी आदमी था, ठीक है, बदमाश था, शातिर था, लेकिन उसको ये तो पता था कि एजुकेशन का इतना वैल्यू होता है कि अगर ये पढ़ गया तो हमारा इज्जत करना छोड़ देंगे। ये तो आपके रिश्तेदार भी आज की तारीख में करते हैं।
उनको यही चीज पता है कि अगर इनकी बेटी आगे बढ़ गई तो हमारी बेटी नीचे हो जाएगी और फिर हमारा इज्जत खत्म हो जाएगा। ये तो समाज हर लेवल पे करता है। तो मैं अगर पॉलिटिकल साइंस की नजर से देखूं तो मुझे कुछ ज्यादा उटपटांग भी नजर नहीं आता। मैं बहुत हार्डकोर रियलिस्ट टीचर हूँ। और आप सोच रहे हैं कि कोई आपको पढ़ा के बड़ा कर दे, कोई थाली में परोस के प्रसाद की तरह बढ़ा दे, तो ये नहीं होता है। हर मुकाम पे संघर्ष। मतलब मैं, आप पता नहीं आप में से कितने ने ये मूवी देखी है जो बैंडिट क्वीन जो फूलन देवी पे बनी है। उसमें बहुत सीन, बड़ा प्यारा सीन है। पहले गांव में कुएं बड़े कम होते थे और आज भी कुएं में पानी को लेके झगड़ा है। तो उसमें अपर जाती है और फिर ओबीसी में लोअर जाती है। कुआं एक ही है। जो मजेदार चीज है वो ये है कि अगर आप मूवी देखेंगे, कुआं एक ही है, सब लोग उसी कुएं से पानी पी रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। तो अपर कास्ट की महिलाएं, जो लोअर कास्ट की महिलाएं हैं, उनके एरिया बटे हुए हैं कि इस साइड से हम पानी लेंगे, उस साइड से तुम पानी लोगे। कुआं एक ही है, पानी एक ही है। और भाई साहब ठीक है, पानी तक ठीक है, लेकिन बर्तन नहीं टकराना चाहिए। अगर बर्तन छू गया, हाँ। और सोशल साइंस भी, सोसाइटी भी मेरा बहुत मजबूत है, मैं पढ़ाता हूँ। पूरा कंसेप्ट आपने प्योरिटी और पॉल्यूशन पे बना दिया। छूना नहीं है, हाँ। लेडी वीडियो हो गई, बस माथा मुड़ाइए, भेज दीजिए, अब सुकून हो गया। लेकिन रेप करने में कोई दिक्कत नहीं है, वहां कोई अनटचबिलिटी नहीं है, आराम से रेप हो सकता है, होता है, होता रहा है। इज इट क्लियर? अगर मैं लॉ का स्टूडेंट रहा हूं, अगर मैं, मेरा एक पेपर क्रिमिनोलॉजी रहा है, अगर आप रूरल क्राइम और अर्बन क्राइम को भी ठीक से समझेंगे, रेप को भी ठीक से समझेंगे, तो उसमें आपको पावर का पैटर्न नजर आएगा। आई एम सो सॉरी टू से ऑल दिस थिंग टू दिस यंग माइंड। रूरल एरिया में जितने रेप होते हैं उसमें मजबूत कास्ट वालों ने हमेशा कमजोर कास्ट वालों को रेप किया है। ये जनरली होता है, अपवाद शायद ही होता है। उसमें कास्ट एंगल है, उसमें पावर एंगल है, उसमें औकात का एंगल है। इज इट क्लियर? इसलिए जब मैं पढ़ाता हूं तो ये लाइन हमेशा बोलता हूं, एवरी रिलेशनशिप पावर एंड इंटरेस्ट रिलेशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। आप औरत हैं इसलिए आप कमजोर नहीं है, सॉरी, ऐसा नहीं है। वो ठीक है, फेमिनिस्टों ने आपको पढ़ाया होगा, थोड़ा सा सही है, ज्यादा सही नहीं है। लड़की एसपी हो, औरत है तो कमजोर है क्या? पॉलिटिकल लीडर मजबूत है, बड़े घर की बेटी हो, कमजोर है क्या? हा? वो तो आशीर्वाद देती है। राजस्थान में जितनी बड़े घर की बेटियां थी वो राजमाता कहलाती है। हालांकि उसी आपके समाज में ये भी है कि जो गरीब की बीवी होती है वो पूरे गांव की भाभी लगती है, सब लोग उससे मजाक करता है। तो समाज का पैमाना, एक ही समाज का पैमाना अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। ये कास्ट पे भी है, जेंडर पे भी है, नेशनलिटी पे भी है और सब पे है। आई एम सो सॉरी टू से दिस। देखिए जरा, आँख कान खोल के देखिए, सिर्फ व्हाट्सएप पे ही नहीं लगे रहिए और झूमने और गाने में नहीं लगे रहिए, सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। कास्ट आज भी जो है बहुत बड़ी रियलिटी है इंडियन सोसाइटी की, राइट? बहुत बड़ी रियलिटी है। आप चाहे लंबा चौड़ा जितना फेंकना है फेंकते रहिए, वसुधैव कुटुंबकम की बात आप करते रहे, लेकिन उसी कुटुंबकम वाले देश में आपको पता है कि जाति और वर्ण और वर्ग कितना बड़ा इशू रहा है। तो इसको इनकार नहीं किया जा सकता, है ना? तो ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं तो हर कोई ग्लोरीफाई करता है, लेकिन उससे सच्चाई थोड़ी छिपती है। आप कमजोर रहेंगे, बहुत जीना मुश्किल है, चाहे ये कंट्री हो, एज ए इंडिविजुअल हो, राइट, है ना? सॉरी चाहे व्यक्ति हो, चाहे कुछ भी हो, मर्द होने से आप ताकतवर नहीं हो जाते। हाँ, फेमिनिज्म की नजर में औरत होने से की तुलना में थोड़ा सा कमजोर मर्द कमजोर औरत की तुलना में मजबूत हो सकता है, राइट? एक लड़की जो कांस्टेबल बनी है वो एक साधारण रिक्शा वाला और ठेला वाला को कैसे ट्रीट करती है या करती होगी या कर सकती है, आपको मालूम है? 100 में 10 केस होगा जहां आदमी के रूप में बात करती है। हाँ, वो खुद कमजोर थी,
नहीं, वर्दी आ गया, डंडा आ गया, अब उसको सामने वाला आदमी नहीं दिखता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, आई एम सो सॉरी। तो रियलिटी है, मैं आपको बता रहा हूँ हाउ यू लुक एट इट। हाँ, तो सवाल ह्यूमन राइट का सीधा सीधा संबंध जो है वो पावर से है, ताकत से। जो जितना मजबूत देश है उसके सिटीजन वहाँ उतने सुरक्षित है। अमेरिका का एक आम सिटीजन जो है दुनिया में अपने को सबसे खुशनसीब मानता है कि वो अमेरिकन सिटीजन है, क्योंकि वो मजबूत देश का नागरिक है। आप ये मत बोलिए कि वहीं अमेरिका पहुंचने के लिए डंकी रूट और दिस रूट और डैट रूट, कमजोर आदमी 30-40 लाख रुपया देकर वहां जाना चाहता है। कमजोर देश है, वहाँ ह्यूमन राइट का कोई मतलब नहीं है। बुरुंडी और सोमालिया और इथियोपिया पे बात करना मेरी नजर में बेकार है। 2% 5% एलीट वहाँ मजा ले रहा है, वो अलग चीज है, लेकिन बाकी बात मेरी नजर में मैं उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगा। इज इट क्लियर? तो ये सारी चीजें हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैंने करीब 40-50 मिनट बोला है, 40 मिनट तो हो ही गया होगा। अब आप क्वेश्चन लीजिए, और मैं चाहता हूँ जितने क्वेश्चन हो, क्योंकि मेरे पास मैं चाहता हूँ कि कुछ क्वेश्चन आए और फिर उस कॉन्टेक्स्ट पे हम लोग बात करें। तो मैं यहीं पे अपनी बात को रोकना चाहूंगा, और अभी मैं जा नहीं रहा हूँ। चलिए क्वेश्चंस। यस, संदीप सिंह रावत है रेज्ड हैंड। यस सर, बताइए संदीप सिंह रावत, क्वेश्चंस 1 by 1 लीजिए। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ बच्चे बताओ। हाउ ऑडिबल? Hello, sir. My name is Sandeep. I'm from DOSR, Satyam sir student. Okay. Political science honors. Okay. My first question is that judiciary is only for a common person or for all, sir? Because we see a recent issue in current affair. Delhi High Court Justice Yashwant Verma. I think you also know the issue, ठीक sir. है, मैं समझ गया। मैंने बेटा क्या आपको बोला कि मैं हर चीज को पावर से रिलेट करता हूँ। तुम जो कह रहे होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ जनरली ऐसा होता नहीं है। मजबूत आदमी और कमजोर आदमी दोनों आदमी है। ह्यूमन राइट के पर्सपेक्टिव से दोनों बराबर है। तो ह्यूमन राइट का पहला ही लाइन है कि एवरी मैन इज बॉर्न इक्वल इन टर्म ऑफ लाइफ एंड डिग्निटी, लेकिन होता नहीं है। इसलिए आप इसी देश में 10 तरह का संविधान पाएंगे। 2 लेयर पे है, एक तो मनु वाला चल रहा है और एक अंबेडकर वाला। एक झगड़ा तो है। दूसरा, अंबेडकर वाले संविधान में भी आपको फिर पावर रिलेशन दिखेगा। इज इट क्लियर? दिखना नहीं चाहिए। आप यंग बच्चे हैं तो शायद आपको बहुत तकलीफ हो ये सब जान के और सुनकर, लेकिन सच्चाई यही। मैंने अभी जेंडर लाइन पे क्या कहा कि महिला के रूप में आप कमजोर नहीं है। अगर आप बड़े घर की बेटी हैं तो भाई आप लाडली हैं। राजस्थान में जो महिलाएं राजघराने की, राजमाता है, राजमाता सिंधिया कहलाती है। ठीक है, कमजोर घर की बहू बेटी है तो आपको बहुत लड़ना पड़ेगा। इसलिए मैं तो सोशियोलॉजी का भी टीचर हूँ, तो मैं ये भी पढ़ाता हूँ कि अगर कमजोर घर की बेटी है तो देखते हैं उसके अंदर एक फाइटर का स्पिरिट आता है। हर समय लड़ाई के मोड में रहती है। अरे भाई, उसको जिंदगी में हर जगह लड़ना है। पानी पीने के लिए इकट्ठा करना है तो लड़ना है, लकड़ी इकट्ठा करना है तो लड़ना है, पति बेवड़ा है तो लड़ना है, बेटा नालायक है तो लड़ना है। मिडिल क्लास में जो अपर मिडिल क्लास की, उसको लड़ना कहाँ पड़ता है? वो तो बहुत मीठा बोलेगी, क्योंकि वो तो पापा से एक चीज बोलेगी, पापा 4 चीज ला के दे देगा। बात समझ रहे हैं? तो ये जो आप लोग बिहेवियर पैटर्न है उसमें भी पावर रिलेशन है, उसके भी कारण है। ठीक है, इसलिए गरीब की बेटी है तो बहुत सुंदर भी है तो मेंटेन नहीं कर सकते। अब तो भाई नहाने के लिए, दिल्ली जैसे शहर में नहाने के लिए पानी चाहिए, शैम्पू चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। उसके कॉस्ट है। और फिल्म इंडस्ट्री का बेटी है तो साधारण भी है तो इतना वो कॉस्मेटिक और दिस दैट और क्या क्या हिमालय करके वो ऐसे ही बहुत अच्छी लगेगी। बेटा कॉस्टिंग है।
तो दो चीज, राइट। तो एक चीज समझना है कि क्या होना चाहिए, जो डिजायरेबल है, तो तुम जो कह रहे हो नहीं होना चाहिए। यशवंत वर्मा वाला केस है, साधारण आदमी होता तो निपट लिया होता अभी तक, उसमें आपने क्या किया? सिर्फ ट्रांसफर किया ना। अनेक हाई कोर्ट के जज के घर के अहाते में आउटर रूम में पैसा मिला है तो क्या हवा से उड़ के आया है? लेकिन उसको बचाने के लिए दुनिया आ गई। आपके पुलिस कमिश्नर ने झूठ तक बोला, फायर ब्रिगेड का जो हेड था वो झूठ बोला कोई कैश नहीं मिला। वो तो थैंक यू आज की तारीख में टेक्नोलॉजी का है और सब वीडियो बना लेता है, वीडियो में दिख रहा है कि नोट जले हुआ है। इसलिए आम आदमी का आस्था सिस्टम में धीरे धीरे बहुत कमजोर होता जा रहा है। वो देख रहा है कि ये गड़बड़ है। तुम्हारे जैसा बच्चा जो तुम सत्यम के स्टूडेंट हो और सत्यम मेरा स्टूडेंट है, तो यंग जनरेशन के बच्चे हो, 17-18 साल के बच्चे होंगे, 20 साल के होंगे। अगर यंग माइंड तुम ये सवाल पूछ रहे हो तो तुम्हारे ये सवाल तो सवाल है ही, लेकिन ये भी बताता है कि सिस्टम के प्रति आपके मन में आक्रोश है, सवाल है। आप उसको एज इट इज जो देख रहे हैं एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। इज इट क्लियर बेटा? चलो नेक्स्ट। सत्यम एक सर आई हैव अ क्वेश्चन। यस बोलो, अपना नाम बता देना। गुरुजी प्रणाम। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि धर्म को लेकर, क्योंकि राजनीतिक पार्टी भी धर्म को लेकर लोगों के बीच में झगड़ा कराते हैं, तो ये धर्म वाली चीजों को हम सही क्यों नहीं कर सकते? धर्म के 1000 रूप है बेटे, और मैं तो ओपनली पढ़ाता हूँ तो 2 लाइन बोलता हूँ कि दुनिया में जितना खून खराबा हुआ है वो धर्म और नेशनलिटी के नाम पे हुआ है। इज इट क्लियर? और लोकल लेवल पे देखोगे इथनिसिटी और कास्ट के नाम पे हुआ है। कितना नफरत है एक दूसरे के प्रति, समझ रहे हो? और सर इस नफरत को खत्म कैसे कर दें? ये खत्म होने वाला चीज नहीं है, बिल्कुल नहीं। आई एम सो सॉरी टू से दिस। मैंने इसको एलपीजी से जोड़ के बताया। तुम बताओ ना कि पहले से कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है? अरे भाई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन ने जो है आपकी हसरतें बढ़ा दी है, और मिलना कुछ है नहीं। 5-10% के अलावा को कुछ मिलना नहीं है, तो आप नफरत नहीं पालोगे तो क्या करोगे? जी जी सर। तो मुझसे, अगर मैं थोड़ा ब्लंट टीचर हूँ, सत्यम मेरे बारे में जानता है, मैं बहुत घुमा फिरा के नहीं बोलता, जो बोलता हूँ स्पष्ट बोलता हूँ। मेरी नजर में खत्म होने वाला नहीं है। फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड दाएं बाएं होता रहेगा। न कास्ट इंडिया से जाना है, न हेट जाना है, न लिंचिंग जाना है, और न रिलीजियस हैट्रेड जाना है। भाई कहीं को सूट भी करता है ना जी, इसके आधार पे कितने लोग मजे ले रहे हैं सिस्टम में, कैसे चला जाएगा? इज इट क्लियर? यस सर। दूसरा जो हेट का जो लॉजिक है और जो प्रोसेस है उसको समझना पड़ेगा। एक तरह का हेट दूसरे हेट को प्रमोट करता है। इज इट क्लियर? और मैं एक बहुत मजेदार चीज और बहुत दुखद चीज आप सबको बताता हूँ। इस देश में हमारी टीचर बोलते थे, मेरा ओरिजिनल कोटेशन नहीं है, इस देश में किसी भी जाति और धर्म का आदमी जो है वो कमजोर या माइनॉरिटी में नहीं है। आप हिंदू हैं तो भी अगर हिंदू करते रहे तो भी मजे ले सकते हैं, मुसलमान है तो भी आप मुस्लिम कार्ड खेलते रहिए, मजे लेते रहिए। आप दिक्कत में तब पड़ जाएंगे जब आप इंडियन होकर सोचने लगेंगे और रैशनल होकर सोचने लगेंगे। अगर आप तार्किक हुए और आप इंसान हुए तब आप दोनों तरफ से जाएंगे। आपका लोग भी आपको लात मारेगा और दुश्मन तो लात मारेगा, ये ध्यान रखिएगा। नोबडी इज इन माइनॉरिटी, जिसको जहां चल रहा है अपने हिसाब से खेला किए हुए। भाई सिर्फ इंडिया को ही क्यों देख रहे हो? दूसरे मुस्लिम देखो, देशों में देखो, अफगानिस्तान में सब भाग कर आ गया ना। सीरिया में कौन सा हिंदू है और हिंदू सेना है? आपस में लड़ना मरना कटना है और बर्बाद करके ही रहना है। क्या उन्होंने बना दिया? शरीयत लॉ के नाम पे क्या बना दिया? पूछ तो रहा हूं। अफगानिस्तान में 1960-70 के दशक में विमेन फुटबॉल टीम होती थी,
उनकी महिलाएं एक से एक जर्नलिस्ट और दिस दैट होती थी। आज आपने सारी महिलाओं को ढक के कहां रख दिया? हा? तो जरूरी नहीं है कि आने वाले दिन में सोसाइटी प्रोग्रेशन में जाए, उल्टा भी जा सकता है। ठीक है। और मजेदार है कि एक कम्युनलिज्म दूसरे को बहुत नरिश करता है, कास्टिज्म एक दूसरे को बहुत नरिश करता है, नफरत जो है। और इसीलिए गांधी जैसे आदमी को आपको फिर से जिंदा करने की जरूरत पड़ जाती है। गांधी यही तो कहता है ना, एक बुढ़ा आदमी 80 साल का 78 साल का जिसको गोली मार दिया गया, उसने यही तो कहा, इस नफरत का अंत क्या है? अरे मियाँ बीवी ईगो पीगो में लड़ रहा है, झूठ मूठ का, तुम ये हो मैं हो, क्या हो? लाट साहब की औलाद हो क्या? चाहे लड़का रहो या लड़की रहो, ऐसी झूठ मूठ का नक चढ़ा रहे हो और उसका परिणाम क्या है? बच्चे सफर करते हैं। मैंने ऐसी झूठ मूठ का ईगो, मैं ये थी मैं वो था, क्या हो? वही तो पूछ रहा हूं। कोई ट्रम्प के खानदान में पैदा हुए हो क्या? लेकिन बस ईगो है, झूठ मूठ का है। कास्ट के नाम पे ऐसी झूठ मूठ का ईगो है। जबकि मेरा मानना है कि तुम किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो और कहीं के रहने वाले हो, इस देश में जो सबसे मजबूत जाति जो होगी उसमें 10% लोग ठीक होगा, 90 जो है बहुत बुरी हालत में। मजबूत जाति और कमजोर जाति में इतना ही फर्क है कि किसी का 5% अच्छा है, किसी का 10% अच्छा है, किसी का 15% अच्छा है। अगर सब मजबूती थे तो फिर ओटा कोटा की कहां से जरूरत आ गई? ईडब्ल्यूएस कहां से आ गया? ईडब्ल्यूएस होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। 86 करोड़ लोग सरकारी 5 किलो अनाज पे पल रहे हैं, सरकारी आंकड़ा है, मेरा नहीं है, और वो झूठ भी हो सकता है, वो और भी ज्यादा हो। सरकार अगर बैठ के उनको ना खिलाए तो आपको सोसाइटी संभालना मुश्किल हो जाएगा। समझे बच्चे? तो आप देखोगे 80% 90% आदमी झूठ मूठ का ऐसी बकवास करता रहता है दिन भर, ऐसी मुफ्त का ईगो है किसी कर्म का नहीं। हाँ? शब्दों से खेलता रहता है। Try to understand this। इसलिए मैं बहुत प्रोफेशनल आदमी हूँ और बहुत प्रैक्टिकल हूँ और बहुत प्रैग्मेटिक और बोल्ड आदमी हूँ। मैं अपने बच्चों को एक ही लाइन बोलता हूँ, कोई रहो, मजबूत बनो, नहीं तो बहुत बुरे दिन देखोगे और कोई नहीं रोक पाएगा। समझ में आई बात? कोई नहीं रोक पाएगा। गलतफहमी पालना बंद कर दो। इस दुनिया में जितने संकट है उसका 3 ही सॉल्यूशन हो सकता है। एक स्टेट, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, स्टेट की क्या हालत है आपको मालूम है। दूसरा सोसाइटी, 140 करोड़ है, कल तुम पे अगर मुसीबत आ जाए तो कितना आदमी तुम्हारे साथ खड़ा होगा? जाके घर में पूछो, बाप माँ के अलावा कौन खड़ा होने के लिए तैयार है? और बाप माँ ही कितना पावरफुल और ताकतवर है कि तुम्हारे लिए सब कुछ कर देगा। और तीसरा रिलीजन, तो हर आदमी रिलीजन के दरगाह पे पहुंचा हुआ है, दरवाजे पे पहुंचा तो क्या भला हो जाता है क्या? पूछ रहा हूं, जवाब दो। अरे भाई यूपीएससी 11-12 लाख बच्चा फॉर्म भरता है तो 6 लाख एग्जाम देता है, तो 6 लाख की मम्मी जो है व्रत रखती है ना, तो सिलेक्शन तो लास्ट का 1,000 का होता है, बाकी का मम्मी क्या झूठा व्रत रखे। Religion cannot be a solution to human problems, and it has generated more problems than it has served the humanity। आप अच्छी तरह इसको समझ लीजिए। रिलीजन के एक फॉर्मेट नहीं है, X वर्सेस Y वर्सेस दिस। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट और डिवाइन थ्योरी चला ना इतने साल? हाँ, चला नहीं चला? ऊपर से भगवान ने भेज दिया, भगवान आदमी भेजता है, लेकिन चला ना, और सारे रिलीजन में चला। बाकी को आपने क्या किया? You have pushed them to periphery। तो आप ह्यूमन राइट के टर्म में अगर बात करेंगे तो आपको चीजें बहुत भयावह नजर आएगी। और एज अगर ह्यूमन बीइंग आप सोचना शुरू करेंगे तो आपको ये समझ नहीं आएगा कि कोई इतना क्रूएल क्यों होता है। अभी जो पहलगांव में कोई मार के चला गया और उसको 1 सेकंड समझ, मैं रिलीजन में नहीं जा रहा, हाँ?
जो लड़की माथे पे बिंदी और सिंदूर लगाकर एक स्वागन के रूप में वहां घूमने गई थी, आपने 1 सेकंड में उसको विधवा बना दिया। सेम चीज आप जाति पे करते हो, इधर भी करते हो उधर भी करते हो। इसलिए मैं हिंदू मुसलमान के ये सब अचड़े पचड़े में नहीं पड़ता। लिंचिंग कौन करता है? अरे एक रिलीजन का गरीब का बच्चा दूसरे रिलीजन के गरीब के बच्चे को मारता है। आपकी औकात है क्या कि ताकतवर को आप छू देंगे? लेकिन आपको मजा आता है। आप कितने फ्रस्ट्रेटेड हो कि मजा आता है? किसी का बच्चा को मारने में मजा आता है, आदमी हो या हैवान हो। लेकिन ये तो नॉर्मल होता रहता है भाई। किसी के बेटे को रेप करने में कितना मजा आता है लोगों को। और पुलिस वाला जो पैसा खाता है किस चीज का खाता है? कोई उसको इंसान आदमी जाता है पैसा देना। अरे इसी चीज का पैसा कोई देता है ना भाई कि हमने किसी का बेटे का रेप किया है तो पैसा ले लो और मेरा केस कमजोर कर दो, या किसी का मैंने मर्डर किया है। उसको नहीं पता है। और उसकी बेटी का कोई अंगुली भी पकड़ ले तो ह्यूमन राइट वायलेट हो जाता है। बेटे, you live in a very cruel world. Let me tell you, I'm so sorry to share all this thing with such a young mind. Ensuring human right, मुझे नहीं पता है कि कौन आपका human right इंश्योर करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन तो है, स्टेट भी है, सोसाइटी भी है, रिलीजन के बारे में हमने बात कर ही दिया। भाई किताब में लिखा है ना, ठीक है, तो किताब में लिखा है, जाके किताब से ले लो। कोई हरियाणा वाला चुटकुला मैं सुनाता हूँ बच्चे को जब ह्यूमन राइट पढ़ाता हूँ तो। एक ताऊ जो है बस में बैठे और जाके वो जो है लेडीज सीट पे बैठ गए। एक महिला है, बोली ताऊ ये लेडीज सीट है। बोला कहाँ लिखा है? बोला देखो ऊपर लिखा है। बोला ऊपर जाके बैठ जाओ। भाई रूल इज देयर टू, बट हु विल इंश्योर इट? हु विल एग्जीक्यूट इट? उसको धरती पे कौन उतारेगा? यही तो सवाल है ना। और सोसाइटी में अगर 10 अच्छे रूल है तो 20 उटपटांग रूल भी चलते हैं आपके। कहा सोसाइटी ने बनाया है, कुछ लोगों ने बनाया और अपने को ऊपर रखने के लिए बनाया। और बकवास सा थ्योरी दिया कि हम यहां से पैदा हो गए तो वहां से पैदा हो गए तो मुंह से पैदा हो गए। अरे भाई तुमको बेसिक पता है कि दुनिया का जितना मैमल होता है उसके पैदा होने का प्रोसेस है किया, और उसके आधार पे आपने इतने दिनों तक नफरत पाला, दूसरे को पीछे ढकेल दिया। और मजेदार चीज उसमें अपनी भी महिलाओं को आपने पीछे ढकेला। जाति की बात आई तो एक यूनिट था, लेकिन अगर उसमें जेंडर की बात आई तो आपने कहा कि नहीं हम ऊपर है तुम नीचे हो और बाकी जात तो नीचे है ही। अच्छा, फिर उसमें इतना बढ़िया से हायरार्की बना दिया कि हर जाति ने अपने से नीचे का 4 जाति का नाम पता कर लिया और इस गुमान में जीता रहा कि हम सबसे ऊपर है, हम उससे बेटर है ना। एनीवे, नेक्स्ट सवाल। ये क्लियर हुआ? क्या नाम है बच्ची का? लक्षिका। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू नाउ। एनीवे, यस सर क्लियर हो गया। इसे पढ़ना लिखना है। सत्यम सर से मेरा नंबर ले लेना और कभी भी रात को 8 से 10 बजे बात कर लेना। पढ़ लिख के पढ़ा। थैंक यू सो मच सर। ह्यूमन राइट का यहाँ जो हालत है पूरे विश्व में, पूरे धरती पे 5% लोग जी रहा है, बाकी सब मर रहा है, चाहे वो किसी कास्ट, रिलीजन, देश, इथनिसिटी का हो। क्लियर? जी सर ये दिखता है। हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए भाई, नेक्स्ट कोई सवाल? ललिता कुमारी, यस बताओ भाई ललिता। सर मुझे ये डाउट है। गुड इवनिंग सर, मैं ललिता हूँ, मैत्री कॉलेज से बीए प्रोग्राम से 2nd ईयर चल रहा है मेरा। तो सर मेरा ये क्वेश्चन है कि हमें इंडिया में ह्यूमन राइट्स सभी को दिए जाते हैं, बट अगर जैसे कोई अदर कंट्री का आता है फॉरेन और उनके साथ कुछ गलत होता है तो उस समय ह्यूमन राइट्स को रखा जाता है बराबर की तरह से? ह्यूमन राइट मैंने पहले ही कहा कि उसके 2 जो फीचर है वो यूनिवर्सल है। कोई कहीं जाए, पूरे विश्व में भी तुम जाते हो, फंडामेंटल राइट सिर्फ कंट्री के जो रिजिक्शन के अंदर होता है, ह्यूमन राइट जो है पूरे विश्व में लागू होता है। अगर
अगर आपने किसी देश में आपने गलत भी किया है तो आपको सजा होगी, लेकिन वो बाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इज इट क्लियर? ठीक है, चंद्रिमा दास केस के थ्रू मैंने यही समझाने की कोशिश की है कि ठीक है, वो लेडी जो थी वो गलत तरीके से देश में घुस आए थे, तो आप उसको डिपोर्ट कीजिए, अरेस्ट कीजिए और फिर बांग्लादेश बॉर्डर पे भेज आइए। You can't rape anybody. Try to understand this. This is against her being a woman. Try to understand this. Is it clear? चलिए नेक्स्ट, चांदनी बताओ बच्चे। गुड इवनिंग सर, मैं मैट्रिक कॉलेज से बीए प्रोग्राम की स्टूडेंट हूँ, ब्रिजेश सर की। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि अभी प्रेजेंट में जो हमारे पीएम मोदी हैं, उन्होंने प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को इतना बढ़ावा दिया है, ठीक है, पर अगर हम उस आंकड़े को देखें कि लोन जो उन्होंने लिया है वर्ल्ड लेवल पर, तो अभी प्रेजेंट टाइम में इंडिया के हर एक क्या कहते हैं इंसान पर कम से कम 1 से 1.5 लाख का कर्जा उस अकॉर्डिंग। तो क्या ये देश के डेवलपमेंट के लिए सही है? मेरे अकॉर्डिंग तो सही नहीं है। तो हम यूथ को इसके लिए कैसे इनकरेज कर सकते हैं कि वो चीजों को कैसे संभालें? कुछ नहीं कर पाओगे। देश एक कारण से नहीं चलता, 1000 प्रोसेस होता है। एलपीजी मोदी जी नहीं लाए हैं, एलपीजी एक अपने प्रोसेस है जो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है। एज ए टीचर इतना ही समझा रहा हूँ, वार्न कर रहा हूँ, धमका रहा हूँ कि अगर पढ़ लिख के अपने को बचा सकते हो तो बचा लो, देश वेश की चिंता तुम छोड़ दो, बड़ा बड़ा आदमी को करने दो। ठीक है, एक भोजपुरी गाना है कि पढ़ा लिखा बबुआ कलमिये में दम्बा। अगर सच में देश वेश छोड़ो तो लंबा चौड़ा बेकार का चीज है। मैं इतना बेवकूफ टीचर नहीं हूँ जो ये सब बोलूं। तो बड़े बड़े लोग चिंता करेंगे, देश की चिंता करना काम प्रधानमंत्री का होता है, जो बनेगा उसका टेंशन है, तुम्हारा टेंशन नहीं है। हमारा टेंशन सिर्फ है कि एज ए टीचर हम अपने बच्चे को सही चीज पढ़ाएं और वो पढ़े और बता दें कि पढ़ सकते हो तो अपने को बचा लो, और नहीं तो दुनिया की कोई शक्ति। इज इट क्लियर? चांदनी जी समझ में आ गया नहीं आ गया? साफ साफ बता रहा हूँ, कुछ नहीं होना है। एकदम साफ साफ बता रहा हूँ, एकदम कुछ नहीं होना है। ठीक है, ये जो 85 करोड़ जो 5 किलो अनाज पे पल रहा है, धीरे धीरे बढ़ेगा। आप उस स्थिति में है कि आप अपने को अच्छा करके बचा सकते हो, नहीं बचे तो नीचे आ जाओगे। बस इतना ही। एक क्वेश्चन और था कि आप जैसे बता रहे हुआ है कि नहीं, तो तुम्हारे आंसर तो तुमको खुश ही नहीं दिया होगा। मेरा आंसर किसी को खुश नहीं करता, सच्चाई बता दिया हमने। सर आप बता रहे हैं तो एजुकेशन लेवल पर, प्रधानमंत्री का काम है। हाँ बोलो नेक्स्ट। एजुकेशन लेवल पर जैसे कि हम अपने लेवल पर, जैसे आपने हमारे सर वगैरह को एजुकेट किया इतने अच्छे तरीके से, और सर हमें पढ़ा रहे हैं, और हम जिन्हें पढ़ाते हैं हम उन्हें भी यही बताते हैं कि पढ़ना लिखना मतलब कि सिर्फ ये नहीं है कि तुम्हें कुछ बनना है या फिर सिर्फ एग्जाम पास करना है, इसलिए पढ़ना है कि तुम्हें नॉलेज हो। लेकिन अगर हम यही गवर्नमेंट स्कूल के हालात देखें कहीं कहीं डिस्ट्रिक्ट वगैरह पे, तो छोटे मोटे डिस्ट्रिक्ट में तो वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल की कंडीशन बहुत ज्यादा बेकार है। तो गवर्नमेंट स्कूल क्यों अच्छा रहेगा भाई? प्राइवेट तो स्कूल बंद नहीं हो जाएगा। तुमको अभी पावर रिलेशन समझाया तुमको। गवर्नमेंट स्कूल इसलिए खराब नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ने खराब कर रखा है, उसको बहुत सारा लॉबिंग है, पावर इंटरेस्ट है। प्राइवेट स्कूल्स है, तो क्यों तुमको आगे बढ़ने देगा? तो मुझे समझाओ तो जरा। कुल मिला के बात सर ये है कि पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में बात यही है कि जो पावरफुल है और जहाँ पॉलिटिक्स है वो भी नहीं है। पावर रिलेशन, अपने को ताकतवर बनाइए एज ए व्यक्ति, एज ए वीमेन, राइट, एज ए नेशन। अमेरिका क्या चाहेगा कि तुम सबसे ताकतवर हो जाओ और अमेरिका वाला हारमोनियम बजाता रहे? चाइना तुमको क्यों मरने देगा? मुझे समझाओ तो जरा। अरे क्यों बढ़ने देगा? चाइना ये चाहेगा ना भाई कि सबसे आगे हम रहे। सिंपल है, आदमी पे भी लागू होता है।
तुम इतना जो इधर उधर परेशान हो रही है, तुम जाके अपने रिश्तेदार में जरा इसी को जज कर लेना कि कितना रिश्तेदार तुम्हारा दिल से चाहता है कि आगे बढ़ जाओ। फिर पूरा पॉलिटिकल साइंस ब्रह्मांड वही नजर आ जाएगा। हाँ, अच्छा कर जाओगी तो लगेगा, जब हो जाएगा कि अब कोई रास्ता नहीं है, बड़ा हो गई है, तो फिर ढोल डाल लेके पहुंच जाएगा और गेंदा का माला तुम्हारे गले में डाल देगा, सेल्फी साथ में ले लेगा। तुमको सोसाइटी अभी तक समझ में नहीं आया? यस सर, ये सारी चीजें तो देखने को मिलती है। जो यहाँ पे वही पूरे विश्व में। बात खत्म हो गई। कहीं पे कंट्री यूनिट है, कहीं पे जाति यूनिट है, कहीं पे जेंडर यूनिट है, कहीं पे कास्ट यूनिट है, कहीं पे नेशन यूनिट है, कहीं पे बुकी और मैथ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में हर जगह है कि हम मजबूत रहे, बाकी कमजोर रहे। बात खत्म हो गई। क्लियर? मैं जानता हूँ कि मेरे आंसर से तुम लोग दुखी हो रहे हो, लेकिन तुमको मैं फिर भी आंसर इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम्हें ये लगे कि कोई टीचर ऐसा था जो बहुत हड़का के तुमको बताया था कि पढ़ लिख सकते हो तो पढ़ लो, अपने को बचा सकते हो तो बचा लो, और कोई रास्ता नहीं। ठीक है? यस सर, थैंक यू सर। ये बुरा लग रहा होगा, लेकिन शायद आज रात को नींद ना आए तुम्हें और लगे कि यार चलिए। एमडी अनीस खान। सर गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे गवर्नमेंट अभी जो क्वेश्चन किया था मेरा ही स्टूडेंट वही वाला है, दूसरा है? सर मैं ही हूँ अनीस खान। अच्छा, दयाल सिंह से। हाँ बताओ सर। जैसा अभी इन्होंने क्वेश्चन किया था कि गवर्नमेंट स्कूल के मसले में, तो सर हम कुछ तो कर सकते हैं, क्योंकि हम भी एजुकेटेड, हमारे घर वाले भी कहते हैं कि आप कुछ करो, एप्लीकेशन डालो। जैसे गलियों में अभी गंदगी होती है, नेताओं पे हम एप्लीकेशन कर रहे हैं, लेकिन होता नहीं। तो कुछ तो हमारे लिए जो गवर्नमेंट को हम सुधार सके। सुन लो, तुम सीधे घर वाला को बोलना है कि हमारा एक टीचर है, बहुत बदमाश टीचर है जिसका नाम विजय वर्मा है। वो सीधे बोलता है कि पढ़ लिख के पहले बड़ा हो जा, उसके बाद दूसरे का भलाई करना। जब तू भी छोटा रहेगा, कुछ किसी लायक नहीं रहेगा, तो क्या भला कर लेगा? मुझे बता दो। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ऐसे। मैं अनपढ़ होकर रिक्शा चला रहा था तो मैं यहाँ तुम्हारा भला कर रहा था। करेगा बड़ा आदमी तभी ना कुछ कर पाएगा। ऐसी झूठ मूठ भला करना चाहिए। कहाँ से सब झूठ मूठ का चीज दिमाग में आ रहा है? क्या भला करने लायक है तुम? मैंने कोई गलतफहमी दिमाग में डाल दिया, तुमको लग रहा है कि हम भला करने के लिए पैदा हुए। भाई मैं पावर रिलेशन का आदमी हूं, मुझे साफ दिखता है कि आप जब तक कुछ कामयाबी हासिल नहीं करते, आप क्या भला करेंगे? ये तो मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, बड़ा आदमी बन जाए, उसके बाद फिर दो ऑप्शन है। आप ही उल्टा कर लीजिए, करप्शन करके पैसा खाने लगे, ये तरीका है। दूसरा ये है कि आप इंसान बनिए और अच्छा कीजिए। मैं टीचर हूं तो तुमको पता है ना कि मैं भला करता हूँ। कैसे भला कर रहा हूँ पता है ना तुम्हें? और तुम्हारे माँ बाप क्या कहते हैं? तुम्हारे माँ बाप और विजय वर्मा में फर्क नहीं है क्या? हा? अगर वही गाइड करते हमारे पास आने की क्या जरूरत? अरे कलेक्टर हम बनाते हैं ना भाई, जज हम बनाते हैं, आईपीएस हम बनाते हैं, तो बच्चे मेरे पास आते हैं ना। बेटा ये बताओ ना कि जब तुम कुछ पढ़ाई नहीं करेगा, अच्छा नहीं करेगा, क्या भला रहेगा? मैं जानना चाह रहा हूँ। चलो एनीवे, क्लियर हो गया? कोई गलतफहमी नहीं पालना है। पहले पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनो, और जब बड़ा बन जाना तो विजय वर्मा सर को बुला के एक कप चाय पिला देना। ठीक है, अच्छा लगेगा। हमें लगेगा कि कुछ को लतियाए थे, अच्छा समझाए थे, पढ़ाए थे, तो कुछ भला हो गया। इसको भला कहते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो नेक्स्ट। पूछो, सवाल पूछो, डरो नहीं। मैं बहुत हेल्पिंग एटीट्यूड का आदमी हूँ, बहुतों का भला किया हो, बहुतों को बड़ा आदमी बनाया हो मुफ्त में। टेंशन मत लो। और जिसको सच में पढ़ने लिखने का शौक है, सर से नंबर ले लेना और टच में रहना। और नहीं पढ़ने का शौक है, दूर रहना हमसे। मैं अगड़म बगड़म चीजों में रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं रखता। चलिए नेक्स्ट। सर वन मोर डाउट सर। और किसी का है? संदीप बताओ, तुम्हें बताओ भाई। सर इज देयर एनी करियर इन इंडिया? आवाज तुम्हारी इको कर रहा है। पहले कोई बच्ची पूछने दो, उसके बाद तो संदीप तुम पे आता है। यस सर, माई सेल्फ रिजवाना।
मेरा नाम निजवाना है सर। मुझे मतलब मैं एसएससी की प्रिपरेशन कर रही थी, मुझे 2 साल हो गए करते हुए। तो एक्चुअली में मैं ना मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो घर वाले बोलते हैं कि इंडिया में मतलब मुसलमानों के लिए गवर्नमेंट जॉब कुछ नहीं है। मैं उनको समझा समझा के थक गई। वो मतलब मेरी पढ़ाई से ना बिल्कुल नहीं हो रहा। चुपचाप पढ़ाई करो। इसी बार यूपीएससी का रिजल्ट है, कई मुस्लिम लड़कियों का हो रहा है। नो सर, बात ये नहीं है। मैं ना घर में पढ़ने के लिए, हमारा घर छोटा है, ज्यादा जगह नहीं है, तो मैं लाइब्रेरी जाती तो बहुत दिक्कत है, लड़ता है मेरे से। कॉलेज जाती तो प्राइवेट लाइब्रेरी हर जगह है, पढ़ो, पढ़ना पड़ेगा चाहे जैसे पढ़ो। पेड़ के नीचे पढ़ो, पेड़ के ऊपर पढ़ो, प्राइवेट लाइब्रेरी में पढ़ो, रात को जाके पढ़ो, जैसे पढ़ना पढ़ो। इन्हीं सब समस्याओं से तो लड़ के आगे बढ़ना है ना, नहीं तो वहीं फंस जाओगे फिर। छोटा घर से सर मैं कोशिश करती हूँ, ठीक है। मैं घर सर लाइब्रेरी से आती हूँ, मेरे साथ लड़ाई होती है। तो लड़ लो ना, इंडिया में लड़ाई वड़ाई को कौन दिल पे लेता है, दिन भर लड़ता ही रहता है सब। हाँ सर मैं तो लड़ाई को नहीं लेती दिल पर। एक कान से सुनो, दूसरे से बाहर कर दो, चुपचाप का काम करो, पढ़ो। और जब तुम ही बड़ा हो जाएगी तो मम्मी बगल में सेल्फी ले रही होगी। हमको इंडिया का आदमी का पता नहीं है। जब बड़ा आदमी बन जाओ तो देखो मम्मी एकदम कि हाँ मैं नॉर्मल है भाई, छोड़ो ना तुम सब बेकार का चीज है। आगे बोलो, नेक्स्ट। सर कहना है। हाँ बोलो सिमरन दीपा, बोलो भाई। हाँ जी, मैं ये चीज कह रही हूँ लाइक जैसे आप घर के बड़े हो तो आपको स्केड्यूल भी मैनेज करना है, चीजें कंपटीशन की तैयारी भी करनी है और लाइक जॉब भी करनी है कि लाइक अपनी अर्निंग आप कर सको। तो ये चीजें एक साथ मैनेज कैसे कर पाएंगे? प्रायोरिटीज एक वर्ड होता है, प्रायोरिटी समझते हो? मुझे 5 काम करना है, मैं एक काम को जो सबसे इम्पोर्टेंट है मेरी नजर में उसको सबसे ऊपर रखूंगा, बाकी किनारे कर दूंगा। और जिंदगी में हर समय हर चीज नहीं पाया जाता है, हर को खुश नहीं रखा जा सकता है। तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारा प्रायोरिटी सिर्फ ये है कि अगर आगे बढ़ना है तो एकदम पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं करना है। प्रायोरिटी समझते हो नहीं समझते हो? मुझे एक दिन में 5 काम करना है तो मैं उसका नंबरिंग करूंगा कि 1 नंबर का काम ये है, सबसे ऊपर मैं उसको रखूंगा। इज इट क्लियर? है ना? मैं भी तुम्हारे सामने यहाँ बैठा हुआ हूँ तो किसी ने परोस के मेरे को सफलता थाली में सौंपा नहीं है। बहुत स्ट्रगल किया हूँ, बहुत फाइटर हूँ और बहुत बोल्ड आदमी हूँ। क्लियर हुआ जी? और मैं तुम में से ही एक हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अदानी और अंबानी का फैमिली का हूँ या टाटा और बिरला के घर का हूँ। प्रायोरिटी तय करो। चलो नेक्स्ट, 5 मिनट और, उसके बाद मुझे लग रही है भूख। 9:30 पे सब खत्म होना चाहिए। संदीप सिंह रावत, हाँ बोलो भाई। बहुत is there any बोलो। is there any career option in the human right in India, sir, or not? हाँ उसकी पढ़ाई होती है, जामिया में एमए इन ह्यूमन राइट है। बहुत चीजें करो, पढ़ो। पहले पढ़ने का मन बनाओ। यस सर। हाँ हवाबाजी नहीं करना है लाइफ में। बड़ा आदमी बनना है तो चुपचाप पढ़ना है। कलम में बहुत ताकत होता है बच्चे, ध्यान रखना। यस ओके, और कलम में जो ताकत है वो तलवार की धार से ज्यादा ताकतवर होता है, ये ध्यान रखना। ओके यस सर। चलो नेक्स्ट। But sir, previously as a girl said that how to prioritize the work as and work with someone and 5 and working with प्रायोरिटी बनाइए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, और जो सबसे ऊपर है उसको सबसे ऊपर रखिए। और आप स्टूडेंट हैं तो आपके प्रायोरिटी में कोई दाएं बाएं नहीं होना चाहिए। प्रायोरिटी सिंपल है, पढ़ना है। yes और ये सोच के सपना मत देखिए कि कोई पढ़ा देगा, कोई आगे बढ़ा देगा। खुद पढ़ना पड़ता है। yes ऐसे समझिए कि अमेरिका आपको नहीं चाहता है कि आप आगे बढ़े, आपको बढ़ना है। बढ़ना है तो बढ़िए, ना तो हारमोनियम बजाइए। चाइना आपको नहीं चाहेगा कि चाइना से आप आगे निकल जाइए। क्लियर हुआ?
Yes, sir. हाँ, चाइना को पाकिस्तान को भड़काना है तो भड़का देगा, कि जैसे कि परिवार में भड़का देता है वैसे होता है, और क्या होता है। हाँ? तो तुम लड़कियों पढ़ना चाह रहा था, तेरे ही घर का जो 4 रिश्तेदार आके तेरी मम्मी का कान भर देगा, लड़की है पढ़ गई तो हाथ से निकल जाएगी। वैसे ही चाइना भड़का रहा है पाकिस्तान को, बोला भैया इसको ठीक किए रहो। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट। सत्यम देखो एक शेयर किया है, मैं सर्वे भवंतु सुखना, ये बड़ा पुराना है, सब हैप्पी हो, हेल्दी हो, फलना हो, ढकना हो, जो भी है। मैं आपको साफ बता रहा हूँ कि 5-10% आदमी के लिए कोई इसके अलावा कोई जगह नहीं है। ठीक है, वो आपको श्लोक व्लोक लिखते रहिए, गाते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यह ज्योति। Good evening, sir. My name is Jyoti and I am from Maitri College. मेरा क्वेश्चन ये है कि पूरी जो भारत है उसमें सारी जो कानूनी व्यवस्था पर महिलाओं की प्रति क्यों झुकी हुई है? अगर महिला कुछ गलत भी करती है तो वो फिर भी महिला को सपोर्ट करते हैं कि नहीं, इसमें उसकी गलती होगी, तो ऐसा क्यों? क्या क्या है? फिर से बोलो, ध्यान से, वाइब्रेट कर रहा था साउंड, फिर से बोलो। महिला भारत में जो कानूनी व्यवस्था है, जैसे महिला कुछ भी गलती करती है तो उसके लिए महिला को डायरेक्ट कुछ भी पनिशमेंट नहीं दी जाती है, उसमें भी वो सोचता है कि शायद ये किसी पुरुष के द्वारा किया गया है। ठीक है, उस लॉ पे बहुत बात हो रही है ना, क्योंकि 2-3 लॉ जो है वो SC/ST एक्ट और जो डोमेस्टिक वायलेंस और ये सब जो लॉ है, ये स्पेशल लेजिस्लेशन है। मैं तो लॉ किया हुआ आदमी हूँ, मैं बता रहा हूँ तुमको। तो भाई ये है कि इनके साथ सदियों से जुर्म हुआ, हालांकि आवाजें उठने लगी है, और मेरा ख्याल है कि समय आ गया कि इसको थोड़ा रैशनलाइज किया जाए, थोड़ा तो जरूरत है। आई एग्री विथ यू। इज इट क्लियर? मुझसे अगर पूछोगे तो मैं चाहता हूं कि अब थोड़ा इसको रैशनलाइज किया जाए, क्योंकि इतना ब्लाइंडेड होके एक तरफ कानून का रखना भी ठीक नहीं है। जमाने में था ठीक, लेकिन मिला जुला के अभी भी सच है कि महिलाएं सफर करती है। तो ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा कानून ना बना दे कि फिर वो मेल के हाथ में हथियार आ जाए और फिर वो दिक्कत हो जाए। एक संतुलन की जरूरत है, लेकिन उस संतुलन में भी मैं चाहूंगा कि लॉ जो है विमेन की तरफ थोड़ा झुका रहे। यस, नेक्स्ट। सर आप एक एग्जाम्पल देते थे, वो एक लड़की अपने भाई के लिए दहेज वाला, डॉरी वाला। ओ, मैं कई बार मजाक में बोलता हूँ कि मैंने कई वीडियो, तुम लोग भी देखा होगा, कि लड़की जो है वो मंडप से उठ के भाग गई, बोली दहेज ले रहा है तो हम इससे शादी नहीं करेंगे। वो मिलेगा आपको, 10-15 वीडियो आप लोगों ने भी देखा ही होगा। लेकिन मुझे एक वीडियो भेजना तो जहाँ लड़की जो है मंडप पे जाने से इनकार कर दे, ये कह के कि मेरा भाई दहेज लिया और मैं इस शादी में शामिल नहीं होंगी। ऐसा देखा वीडियो क्या? मुझे भेजना तो जरा सबको, तुम लोग जिसके पास मिले सत्यम को भेज देना, मुझे भेज दे। मैंने दूसरा दहेज ले रहा है तो बुरा लग रहा है, अच्छा है, बुरा लगना चाहिए, लेकिन उस समय बुरा क्यों नहीं लगता है जब आपका भाई ले रहा है? उस समय आपकी मम्मी एकदम अकड़ के रहती है, दिखा देंगे, लोग देखेगा, उसमें कहा जाता है। लेकिन ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, सबका प्रॉब्लम। We are all, captive of bonded rationality, हम इसको बोलते हैं। bonded rationality का मतलब होता है कि हम सब सही हैं, लेकिन अपना अपना हित छोड़ के। जैसे रेप गलत है, बिल्कुल गलत है, लेकिन मेरा जाति का आदमी किया है तो मैं चुप रहूंगा, बाकी गलत है, दूसरा करेगा तो गलत। तो ये प्रॉब्लम है पूरे वर्ल्ड में, पूरे माइंडसेट में, इंडिया में तो भर के है। इज इट क्लियर? अरे इंडिया में हर जातियों ने अपने पर्टिकुलर जाति के गुंडों को मसीहा के रूप में प्रोजेक्ट किया, और बिहार यूपी में तो खूब हुआ। कहाँ वहां मुंह खुलता है आपका? रिलीजन पे यही हाल है। हमारा आदमी गलत करे तो वहां हम चुप रहेंगे, दूसरा किया है तो एकदम हम रैशनल है कि एकदम गलत है। इसको बोलते हैं बॉन्डेड, है ना, रैशनलिटी। तुम लोग लड़की सब है तो डॉरी के खिलाफ तो सब होना भी चाहिए, डॉरी अच्छी बात नहीं है, लेकिन जब भैया लेता है तो कहाँ जाता है रैशनलिटी? वही तो पूछ रहा हूँ।
एक आध वीडियो भेजना तो सत्यम को कि सर ये देखिए लड़की ने प्रोटेस्ट किया, बोला कि नहीं पापा के खिलाफ किया। हाँ, तो वहां तो डाउरी के पैसे से एकदम जाके सबसे पहले ब्यूटी पार्लर में दुल्हन के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा सस्ता है तो लड़का का अपनी सिस्टर और बुआ और परिवार वाला ही लड़की होती है। किसके पैसे सज रहे हो? तुमको नहीं पता है कि वो पैसा किसी का खुद पसीना का पैसा है। तो वहां मजा आता है। इसी समस्या में दुनिया चल रही है। हाँ, सत्यम ने याद दिलाया तो हमने बता दिया। चलो, और कोई सवाल बोलो। बच्चा लोग बेचारा दुखी हो गया होगा कि किसको सत्यम सर ने बुला लिया, हाँ, जो इतना डांट डांट के समझाया है। सॉरी, दिस इज द वे आई टीच। ठीक है, आई एम सो सॉरी, मैं मीठा नहीं बोलता। मैं सिर्फ इस चक्कर में रहता हूँ कि मैं जब बोलूं पढ़ाऊं तो कुछ बच्चे बेअसर हो, बड़ा आदमी बने, और हो सके जब बड़ा बन जाओ 5 साल 7 साल बाद तो एक कप चाय पिला देना। उतना ही में मेरा सीना चौड़ा हो जाएगा, लगेगा कि एक टीचर के रूप में हम बहुत कामयाब हुए हैं। और क्या करना है? हाँ, चलो, और कोई सवाल है? यस यस, संजीता, आई थिंक डू यू हैव ए क्वेश्चन? नो। तुम में से जिसको भी थोड़ा पढ़ना लिखना है और ठीक करना है तो सर से मेरा नंबर ले लेना, टच में रहना, और देखेंगे कभी मौका लगा तो सर के साथ आ जाना, मिल लेंगे जितने सवाल है। लेकिन मेरा तेवर यही रहेगा, ध्यान रखना। मीठा मीठा सुनने के लिए मेरे पास मत आना, ठीक है? तो सिविल सर्विस के रिगार्डिंग भी पहले पढ़ने का मन बनाओ। पहले मान लो कि 5 घंटा पढ़ना है, चाहे जैसे पढ़े, उसके बाद बात करना। सिविल सर्वेंट तो मेरे इस बार 15 बच्चे का IAS IPS हुआ है, कलेक्टर और SP और जज मैं बनाता हूँ। मैंने बताया ना तुमको। और ऐसा नहीं है कि तुम चुन्नू मुन्नू हो तो तुमको डांट दिया है, ऐसा ही उनसे भी बात करता हूँ, ठीक है? और फिर भी मेरे पास लाइन लगी रहती है बच्चों का कि सर मुझे गाइड कर दीजिए। ऑन एवरेज डेली में 5 बच्चों को उसका गार्जियन मेरे को फोन करता है कि मेरी बिटिया को थोड़ा संभाल दीजिए, तो इसको कर दीजिए, तो उसको कर दीजिए, ठीक है? चलो, ओके सत्यम सर, अब इजाजत दिया जाए। ओके, थैंक यू सर। अब हम अपने प्रोग्राम को बढ़ाते हैं आगे, क्योंकि इंडियन ट्रेडिशन में कोई चीज़ एंड नहीं करा जाता, बढ़ाया जाता है। और हम यही चाहेंगे कि आगे भी ऐसे लेक्चर करते रहें, और समय समय पे एक ऑनलाइन प्रोग्राम या ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से यही होता है कि हम डाइवर्सिटी लेके आए अपने थॉट्स में, कि जितना आपके पास आइडियाज़ होंगे, जितने लोगों के आइडियाज़ होंगे, तो उतना और अच्छा आप सोच सकते हैं, क्योंकि आपको कुछ चाहिए आगे सोचने के लिए, ठीक है? तो बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी ऑर्गेनाइज़र थे, जितने भी कन्वीनियर थे, जितने भी लोगों ने हमारी मदद करी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ मैत्री कॉलेज से ब्रिजेश चंद्र श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं। एक मैम है हमारी हिमानी मैम, वो नहीं जुड़ी, बट उनके बच्चे जुड़े हुए थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका। पता नहीं है सबको बहुत बुरा लगा। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक सर मतलब दिस इज द वे आई एम, दैट्स ऑल। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है सर, बहुत अच्छा लगा हम सबको भी। और बस हम बढ़ाते हैं अपनी मीटिंग को, ठीक है? और इंडिया में, एंशिएंट इंडिया में भी यही है कि चरे वेती आगे चलते रहिए, ठीक है सर? ओके, धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद। ओके सर, यू मे लीव सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलो, थैंक यू। कैन आई लीव नाउ सत्यम? ओके सर, ओके जी सर। चलो, ओके, थैंक यू, बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू सर, गुड नाइट सर।